बहुत समय पहले कन्हैया अपनी पत्नी रागिनी के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। कन्हैया दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वही श्याम दिन भर इधर उधर खेतों में घूमता रहता था। कन्हैया के मेहनत की वजह से उसके खेत के खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग कन्हैया से जलते थे। श्याम उसका पड़ोसी था। श्याम और उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट इंसान थे। वह दोनों कन्हैया से बहुत जलते थे। देखिए जी, इस कन्हैया की फसल इस बार कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके फसल अच्छा क्यों होते हैं? इस बार यह फसल बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम अमीर नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी भी गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। कन्हैया सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब जाकर कन्हैया की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है। लगता है इस बार भी पहले की तरह फसल बेचने पर अच्छा ही मुनाफा होगा। फिर कन्हैया घर के लिए चला जाता है। कन्हैया की पत्नी कन्हैया से कहती है, क्या हुआ, आप इतना देर से क्यों आए? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भगवान, फसल पहले की तरह अब की बार भी बहुत ही अच्छी हुई है और एक हफ्ते में फसल काटने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और फसल देखकर ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी कमाई बहुत ही अच्छी होगी। अच्छा जी, इस बार अगर फसल बेचने पर हमेशा की तरह अच्छा मुनाफा हुआ तो इस बार पैसे अपनी बेटी कविता के नाम से बैंक में जाकर जमा करवा देंगे, जिससे हमारी बेटी की शादी के खर्चे में काम आएगा और उसकी पढ़ाई में भी मदद होगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और बहुत ही तेज से आने तूफान के साथ साथ बारिश भी आ जाती है, जिससे कन्हैया का सब फसल बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी अन्याय है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी चलो, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों जैसे ही अपने खेत के लिए जाते हैं, तब तक बहुत ही तेजी से बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चल ही रही होती है। ये सब देखकर कन्हैया बहुत ही टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए। जो होना था वो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और इधर श्याम बहुत ही खुश था। मौसम को देखकर श्याम अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने कहा था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोग की भी तो फसल बर्बाद हो गए। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होनी चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया और ना ही उतना मेहनत की है, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कन्हैया की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो तभी इतना फायदा नहीं हो रहा था। कम से कम कन्हैया हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन पाएगा। उधर उसकी पत्नी कन्हैया को सब्र दिलाता है और लगातार 8 से 10 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो कन्हैया अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कन्हैया घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक उपाय है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो खेती के अलावा और कुछ भी काम नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू कर दे। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेचना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो कुछ भी बाकी पैसे बचे हैं वह भी इन पापड़ में खराब ना हो जाए। पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव वाले हमारे पापड़ को जरूर पसंद करेंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देते हूँ अपने गांव में बेचकर। देखिए। रागिनी कुछ पापड़ बनाकर कन्हैया को एक टोकरी में रखकर दे देती है और कन्हैया पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़। पापड़ ले लो, पापड़ जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वह पछताओगे। तभी एक औरत कन्हैया से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ क्या होता है और ये कितने का है? 5 का 1।
बोलिए बहन जी, कितना पापड़ दे दूं? भैया जी मुझे पूरे 5 पापड़ दे दीजिए। फिर कन्हैया उस औरत को पापड़ दे देता है और वह पापड़ लेकर आगे की तरफ चल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं और भोला घर वापस आता है। क्या जी कुछ पापड़ बिके क्या? अरे रागनी, गांव वाले तो पापड़ के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कोई भी पापड़ नहीं खरीदा। इसका मतलब तुम सही कह रहे थे कि गांव वाले पापड़ नहीं खरीदेंगे। अरे भगवान, ऐसी बात नहीं है। हमारे हाथों बनाए हुए कुछ पापड़ ही नहीं बल्कि पूरे पापड़ गांव वाले ने खरीद लिया। क्या सच में हमारा सारा पापड़ बिक गए? रागनी, लोगों को हमारा पापड़ इतना पसंद आया कि हमारे सारे पापड़ ही बिक गए। लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे कविता के स्कूल में जमा करने के लिए रख देना। रागिनी उस पैसे को संभाल कर रख देती है और अगले दिन फिर से और भी ज्यादा पापड़ बनाकर टोकरी में रख देती है और कन्हैया उस पापड़ को लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे ओ पापड़ वाले भाई, सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो मुझे भी पापड़ दे दो, जरा हम भी तो खाकर देखें तुम्हारा पापड़ कितना स्वादिष्ट है। कन्हैया उस आदमी को कुछ पापड़ दे देता है और उसके बदले में पैसे भी ले लेता है और आगे की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होता है तो कन्हैया घर आता है। सुनो रागनी, हमारे पापड़ के तो बहुत ही चर्चा हो रहे हैं। गांव में जाने से पहले ही पूरे पापड़ बिक जाते हैं। कन्हैया और रागिनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी घर के बाहर गांव का जमींदार यह बात सुन लेता है। अरे भाई कन्हैया, कहाँ हो? जमींदार जी बोलिए, क्या बात है? सुनो कन्हैया, 1 हफ्ते में मेरे बेटी की सगाई है। उसमें बहुत ही मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे उन मेहमानों के लिए पूरे 50 पापड़ चाहिए। तो क्या तुम मुझे बनाकर दे दोगे? हाँ जमींदार जी, मिल जाएंगे आपको 50 पापड़। जमींदार की बातें श्याम और उसकी पत्नी सुन रहे थे। अरे सीमा, इसके साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है? मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। श्याम और उसकी पत्नी सीमा उसको देखकर जलने लगते हैं और कन्हैया ने पापड़ कहाँ पर रखे हैं इसके बारे में सोच रहे थे। रागिनी जैसे ही पापड़ बनाकर सोने के लिए जाती है, तभी श्याम और उसकी पत्नी सारे पापड़ को चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो रागिनी अपने पापड़ देखने के लिए जाती है। तभी वह देखती है सारे पापड़ वहां से गायब थे और यह सभी बातें अपने पति को बताती हैं। तो मैं आज जमींदार जी के घर जा रहा हूँ और जमींदार जी से बोलूँगा कि मुझे 2 दिन का समय और दे दें। कन्हैया जमींदार के घर निकल जाता है। जमींदार जी, मेरे घर से किसी ने मेरे सारे पापड़ चुरा लिए। आप मुझे बस 2 दिन का मौका और दे दीजिए, मैं आपको पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है कन्हैया, मैं तुमको 2 दिन का समय और दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझको पापड़ बनाकर जल्दी ही दे देना। ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करिए, तुम्हारा पापड़ बहुत ही जल्द मैं बना दूंगा। फिर कन्हैया जमींदार के घर से जैसे ही वापस आता है तो कन्हैया देखता है श्याम का बेटा बैठकर पापड़ खा रहा होता है। यह देखकर कन्हैया कहता है, श्याम के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते और श्याम कभी भी मुझसे पापड़ खरीदता भी नहीं, लेकिन यह बच्चा पापड़ कहाँ से खा रहा है। कन्हैया उस बच्चे के पास जाता है। बेटा, तुम यह पापड़ कहाँ से लाए? ये पापड़ तो मेरे पापा ने लाए हैं। मेरे घर में तो और भी ज्यादा पापड़ है। कन्हैया ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप एक काम करिए, आप जमींदार जी के पास जाइए और उनसे सारी बात बताइए, क्योंकि अब हमारी मदद सिर्फ जमींदार जी ही कर सकते हैं। फिर कन्हैया जमींदार जी के घर जाता है और सारी बात जमींदार को बता देता है। फिर जमींदार श्याम के घर जाता है और श्याम की घर में छानबीन करने लगता है। तभी जमींदार को वह सारा पापड़ चुराया हुआ मिल जाता है। ये क्या है? तुमने ये सब पापड़ क्यों चुराया? जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अंदर कन्हैया के प्रति ईर्ष्या हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आज के बाद ऐसा हरकत नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक मौका और दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो फिर तुम ऐसा काम करोगे। फिर श्याम को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है